हमारी धरती पूरे सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। आज भले ही मनुष्य ने उन्नति कर ली हो, लेकिन एक समय ऐसा था जब जीवन का नामो निशान नहीं था पृथ्वी पर। तो कैसे हमारी धरती पर जीवन ने जन्म लिया? यह सवाल हमारे ही मन में नहीं बल्कि वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर करता है। वैज्ञानिकों ने इस पे अलग अलग मत दिए, लेकिन चार्ल्स डार्विन का सबके द्वारा माना गया मत है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं दी साइंस नॉलेज। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नए व्यूवर्स चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब तो कर लें और बगल में जो घंटी का बटन है उसे भी दबा दें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं उस समय से जब धरती पर मेटेरॉइड्स यानी कि उल्कापिंडों की बरसात हो रही थी, तब से। तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि अधिकांश उल्कापिंडों में लोहे, निकल या मिश्र धातुएं जैसे कि सल्फाइड, कार्बाइड और थोड़ी बहुत खनिजों की मात्रा उपस्थित होती है। और यही उल्कापिंडों के धरती पर गिरने से विशालकाय गड्ढों का निर्माण हुआ, जो आगे चल के महासागरों का रूप लेने वाले थे। तब वैज्ञानिकों का मानना है कि वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की अधिकता के कारण यह जल के साथ अभिक्रिया कर नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब बना लेते हैं, जिससे होने वाली वर्षा या बारिश का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है। तो इससे वैज्ञानिकों ने एक अनुमान लगाया है कि उस समय होने वाली बारिश एसिड की होती थी, यानी कि तेजाब की। इसके लगातार होने से वायुमंडल कुछ साफ होने लगा, जिससे क्या है कि वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा घटने लगी, जिससे धीरे धीरे वायुमंडल बदलने लगा और धरती ठंडी होने लगी। और धरती के ठंडे होते ही जिसके जो गैसें धरती के अंदर दबी रह गई वह ज्वालामुखी के रूप में बाहर आई और फिर से वायुमंडल बदलने लगा और फिर से एसिड की वर्षा हुई। यह प्रक्रिया लाखों करोड़ों सालों तक चलती रही और इसी बीच महासागरों की गहराइयों में ज्वालामुखियों के पास अधिक तापमान में जीवन जन्म ले रहा था। ये जीवन बैक्टीरिया के रूप में था, जिसे वैज्ञानिकों ने प्राचीन जीव कहा। और इसी प्राचीन जीव का मतलब ग्रीक भाषा में आर्क बैक्टीरिया रखा गया और बताया गया कि इनके लिए ऑक्सीजन जहर का काम करती थी। इस पे चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि गर्म तालाब में तरह तरह के केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन पर सूर्य की किरणें जीवन देने का काम करती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सन 1952 में अमेरिकी वैज्ञानिक स्टैनली मिलर और उसके असिस्टेंट हेरोल्ड यूरी ने एक प्रयोग किया। उन्होंने प्रयोग के लिए 2 फ्लास्क लिए, एक को पानी से भर दिया और दूसरे में अमोनियम, हाइड्रोजन और मीथेन जैसी गैसों को लिया। उन्होंने एक पानी वाले फ्लक्स को समुद्र में दर्शाया और गैसों वाले को रिडक्सिंग एटमॉस्फेयर में दर्शाया। गैस वाले फ्लक्स में एक इलेक्ट्रोड लगा दी, जिससे इस फ्लक्स में पानी को गर्म कर भाप बनाकर दूसरे फ्लक्स में ले गए। यह इलेक्ट्रोड के संपर्क की वजह से फ्लक्स यह पानी गैस के मॉलिक्यूल में रिएक्शन करने लगा। स्टैनली मिलर और हेरोल्ड यूरी ने यह प्रक्रिया हफ्ते भर की, जिसका नतीजा यह निकला कि इस क्रिया ने ऑर्गेनिक कंपाउंड और अमीनो एसिड बनाया। तो दोस्तों, आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि अमीनो एसिड यानी कि अम्ल प्रोटीन का बहुलक होता है। अब इतना तो आपको पता ही होगा कि शरीर का निर्माणकारी इकाई प्रोटीन को कहा जाता है। तो मिलर और यूरी ने इस एक्सपेरिमेंट से डार्विन के मत को सही साबित किया। इसी तरह जिन बैक्टीरियाओं ने जन्म लिया वह कार्बन डाइऑक्साइड का पोषण करते थे और ऑक्सीजन का मल के रूप में त्याग करते थे। अब बात आती है कि इन बैक्टीरियाओं ने अपनी संख्याओं में वृद्धि कैसे की और कैसे इन्होंने जनन किया और कैसे डायनासोरों का जन्म हुआ। इन सभी का सवालों के जवाब पाने के लिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को कीजिए ऑन, जिससे आप आने वाले पार्ट से चूके नहीं। तब तक मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद दोस्तों।